नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। तो कुछ हमारे सब्सक्राइबर ने रेज किया था कि आप हमें आईपीओ के पूरे प्रोसेस के बारे में समझाइए। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें मैं आपको व्हाट इज एन आईपीओ और उसकी क्या प्रोसेस होती है आईपीओ लाने के लिए, वो मैं आपको समझा दूंगा। और इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मार्केट में आईपीओ कैसे आता है और उसके पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं और क्या प्रोसेसेस होते हैं। उसके पहले मैं आपको थोड़ा आईपीओ क्या होता है वो भी समझा देता हूँ। तो हम अभी यहाँ पर व्हाट इज एन आईपीओ से शुरू करते हैं। तो अगर आप आईपीओ की बात करें तो आईपीओ जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम अपनी प्राइवेट, फॉर एग्जांपल आपकी खुद की कंपनी है और आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप क्या करते हो, आप अपने कंपनी के शेयर्स बेचते हो और उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं और उससे आप पब्लिकली जाते हो। या तो आपने शार्क टैंक इंडिया तो देखा ही होगा, उसका बड़ा वर्जन या तो शार्क टैंक इंडिया ऑन अ बिग स्टेज इज आईपीओ। मतलब उसमें आप कोई भी, मतलब कोई भी छोटे से छोटी कंपनी भी अगर अगर उसके पास इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है तो वो अपने शेयर्स बेच के उससे पैसा लेके कंपनी के बेनिफिट्स में या तो वट एवर देर पर्सनल यूज में ले सकते। तो ये होता है आईपीओ। और मैंने यहाँ पर वही चीज़ नोट डाउन की हुई है, आप पढ़ सकते हैं। अभी कंपनीज क्यों आईपीओ के लिए जाती है, तो जैसे मैंने एक रीज़न तो पहले ही बता दिया कि उनको अगर कैपिटल फंड जो है वो चाहिए ग्रोथ के लिए। अगर उन्हें रीज करना है फंडिंग और उन्हें कोई प्राइवेट फंडर से नहीं मिल रहा है पैसा या तो कम पड़ रहा है, तो वो आईपीओ से रीज कर सकते हैं। आईपीओ हमारे आने की एक और रीज़न है जिससे कंपनी की जो मार्केट में विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी, क्योंकि कोई भी लिस्टेड जो कंपनी होती है मार्केट में उन्हें बहुत सारी प्रोसेसेस और बहुत सारी रेगुलेशंस और रूल्स को फॉलो करना होता है। तो जो भी कंपनी मार्केट में होती है उनकी क्रेडिबिलिटी और विजिबिलिटी भी अच्छी होती है। और एक और चीज़ है कि जब भी कोई कंपनी मार्केट में आती है तो उसको उससे ना उनकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को लिक्विडिटी मिलती है। उनको एक चांस मिलता है कि उनके जो उन्होंने पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है एज ए प्राइवेट इन्वेस्टर कंपनीज में, उनको थोड़ी लिक्विडिटी मिलती है, वो थोड़ा शेयर्स बेचते हैं। आपने देखा ही होगा हर एक आईपीओ में कुछ ना कुछ ऑफर फॉर सेल होता है। तो कुछ कुछ लोगों ने एक दो पैसे या तो 10 पैसे 20 पैसों में शेयर्स लिए होते हैं और वो करोड़ों में होते हैं और फिर वो उसको 400 500 रुपये या तो 1000 2000 या तो जो भी आईपीओ की प्राइस है वहां पर बेचते। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इससे कितना पैसा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का बनता है। तो एक वे है पैसा कमाने का। अगर आपके पास अच्छा खासा बिजनेस है तो आप आईपीओ ला दो और पैसा बनाओ। एंड और वो भी करते हैं कि ये एक लास्ट पॉइंट ऐसा है कि जिसमें कंपनीज अट्रैक्ट करती है या तो रिटेन करती है टैलेंट को थ्रू स्टॉक्स ऑप्शंस। तो जैसे आपको पता ही होगा कुछ कुछ कंपनियां हैं वो अपनी, वो जो पब्लिक है तो वो स्कीम्स लाती है जिसमें अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को स्टॉक्स देती है। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को लगता है कि हम कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है। अभी आईपीओ की प्रोसेस क्या होती है, अभी इस प्रोसेस को हम इन डिटेल आगे समझेंगे। बट इस प्रोसेस में कैसा होता है कि एक तो वो पहले एक इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करते, फिर वो रजिस्ट्रेशन करते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो अपने केस में सेबी है। फिर एक आईपीओ प्राइस सेट होती है और फिर आईपीओ लॉन्च होता है, लिस्ट होता है और आ, फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये एक प्रोसेस है। अभी इस प्रोसेस को मैंने इसी वीडियो में आप बने रहिएगा, थोड़ी डिटेल में पीछे हम समझेंगे। अभी के लिए आप ये समझो कि ये एक प्रोसेस रहता है आईपीओ का। अभी प्रोस एंड कॉन्स ऑफ आईपीओ क्या है, मतलब अच्छी बातें और बुरी बातें क्या है। तो आईपीओ से कंपनी को इजी एक्सेस टू कैपिटल है, उनकी विजिबिलिटी बढ़ती बढ़ती है और पोटेंशियली सभी स्टेक होल्डर्स को हाई रिटर्न्स मिलते हैं। कॉन्स में ये है कि कभी कभार कॉस्ट बढ़ जाती है, हाई कॉस्ट होती है, तो इन्वेस्टर्स उतने इंटरेस्टेड नहीं रहते। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे मैंने बोला कि आप जैसे ही मार्केट या तो लिस्टेड कंपनी बनते हो आपको बहुत सारे रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस फॉलो करने पड़ते हैं। और प्रेशर फॉर शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स, जैसे कि अभी आपकी कंपनी पब्लिक है तो आपको
पब्लिक की डिमांड को और एक्सपेक्टेशंस को मीट करना होता है, वरना वो आपके शेयर्स बेच देते हैं। तो ये सब चीज़ें कॉन्स में आती है। और हाँ, तो ये हो गए प्रोस एंड कॉन्स। अभी हम समझेंगे कि पूरे आईपीओ की प्रोसेसेस क्या होती है इंडिया में। एक कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लाना चाहती है तो वो इंडिया में कैसे ला सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले तो आता है डिसीजन एंड प्रिपरेशन। तो पहले तो कंपनी का जो बोर्ड होता है, आपको पता होगा हर एक कंपनी का बोर्ड होता है जिसमें सभी बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स आते हैं। उनसे अप्रूवल चाहिए होता है कि हम पब्लिक जाना चाहते हैं। फिर वो हायर करते हैं एडवाइजर्स को, जिसमें वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स, लीगल एडवाइज़र और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या होता है मैं आपको आगे थोड़ा समझाऊंगा। फिर वो करते हैं अपना ड्यू डिलीजेंस, जिसमें होता है कंप्लाइंसेस को इंश्योर करना, प्रिपेयर फाइनेंशियल्स, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल्स दिखाना होता है। आपने देखा होगा राइट, हम आईपीओ रिव्यू में फाइनेंशियल्स देखते हैं और उनके बिजनेस प्लान्स क्या है वो देखते हैं। तो ये सब चीज़ें ड्यू डिलीजेंस में आती है, तो वो करती है कंपनी। अभी है अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर्स। अभी ये क्या होता है, तो कोई भी कंपनी जो है वो फॉर एग्जाम्पल अपना आईपीओ ला रही है, तो उन्हें 100% कोई एक बैंक को अपॉइंट करना पड़ेगा जो उनका मर्चेंट बैंकर्स होता है। अभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है तो मैं आईसीआईसीआई के साथ टाइप करता हूँ कि भाई आप मेरे आईपीओ के लिए मर्चेंट बैंकर्स बनो। तो आपको पता होगा जब आप अपनी आईपीओ एप्लीकेशन डालते हैं तो आपको एक यूपीआई आईडी से रिक्वेस्ट आती है। उसमें जो एट द रेट करके पीछे जो बैंक होती है ना, वो कंपनी की मर्चेंट बैंक होती है। अभी मर्चेंट बैंक का क्या फायदा, तो मर्चेंट बैंक बहुत मोटा खासा पैसा बनाती है आईपीओ से। उनका कंपनी के साथ अंडरस्टैंडिंग होता है कि भाई कुछ 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 परसेंट प्रॉफिट उन्हें दिया जाए। अभी इसमें मर्चेंट बैंकर का एक और रोल भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आईपीओ जो है वो फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ, फॉर सम रीजन इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया आईपीओ में, तो जितने शेयर्स बचते, फॉर एग्जाम्पल आईपीओ था 500 करोड़ का, 500 सीआर का, और आईपीओ भरा है सिर्फ 400 सीआर का, तो 100 सीआर का अभी भी आईपीओ भरना बाकी है। तो वो जो 100 सीआर है वो मर्चेंट बैंक को परचेज करने पड़ेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर आईसीआईसीआई बैंक से टाइप किया और अगर वो आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होता है, तो मर्चेंट बैंकर्स को मेरे जो 100 करोड़ के शेयर्स है वो लेने पड़ेंगे आईपीओ प्राइस पे। और अगर पूरा बिक गया तो फिर मर्चेंट बैंकर का बल्ले बल्ले, उनको बहुत 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 ज्यादा पैसा बनता है। तो ये क्लियर है क्या होता है मर्चेंट बैंकर। अब आप जब भी अपना आईपीओ का मैंडेट अप्रूव करो तब उसमें एट द रेट के बाद देख लेना, वो होगा उस आईपीओ का या तो उस कंपनी का मर्चेंट बैंकर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर ये मर्चेंट बैंकर और क्या करते हैं, ये उनको मदद करते हैं डीआरएचपी फाइल करने में, जो कि होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग। अभी ड्राफ्ट रेड हेरिंग क्या होता है वो हम आगे समझेंगे। अभी के लिए ऐसा समझो कि वो एक ऐसा प्रपोजल डॉक्यूमेंट है जो सेबी मांगती। फिर वो मार्केटिंग भी करते हैं आईपीओ का, क्योंकि उन्हें अगर आईपीओ पूरा नहीं बिका तो उन्हें लेना पड़ेगा शेयर। तो वो भी करते हैं, और वो हेल्प करते हैं कि आईपीओ की प्राइस आप क्या रखो ताकि आपके शेयर्स बिक जाए। तो ये काम करती है मर्चेंट बैंकर्स। तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर्स हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, जिसकी मैंने किया बोला था। अभी आता है डीआरएच, ये ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स, जो कि एनटीपीसी ने फाइल कर दिया है। अब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स, इसमें क्या होता है, तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो हर एक कंपनी जो आईपीओ ला रही है उन्हें सेबी को सबमिट करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक तो कंपनी की डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, उनके फाइनेंशियल्स भी होते हैं, उनके रिस्क भी होते हैं, और ये हर एक कंपनी को कंपलसरीली देना पड़ता है। फिर वो क्या करते हैं, इसको सेबी से फाइल करते हैं। फिर सेबी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से रिव्यू करेगी, और उसमें अगर उन्हें कुछ चेंजेस लगेंगे तो वो सजेस्ट करेंगे। तो जैसे ही डीआरएचपी पे सारा डिस्कशन और रिव्यू हो गया सेबी का, जब उन्हें सब कुछ अच्छा लग रहा है और चेंजेस भी अप्रूव्ड है, तो फिर सेबी अप्रूव करती है, और वो हो जाता है आरएचपी। तो डीआरएचपी ड्राफ्ट रेड हेरिंग और आरएचपी रेड हेरिंग। तो रेड हेरिंग जो है वो फाइनल एंड फुल एंड फाइनल डॉक्यूमेंट है, जिसमें कंपनी पूरी आईपीओ की डिटेल देती है, उसमें कौन सा कितना कोटा है,
उसमें कौन कौन अप्रूव है, उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या है कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क इन्फो, सब कुछ आरएचपी में होता है जो अप्रूव्ड होता है सेबी से। तो ये हो गया आरएचपी। और जैसे ही किसी भी कंपनी को आरएचपी मिलता है, इसका मतलब वो आईपीओ लाने के लिए अप्रूव्ड है, वो कभी भी अपना आईपीओ ला सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। डीआरएचपी क्लियर है, आरएचपी क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट हो अभी तक मैंने जो भी समझाया, तो फिर फील फ्री टू कमेंट ऑन दिस वीडियो, मैं आपको बता दूँ। फिर आता है, जैसे ही आरएचपी हो गया, फिर वो जाते हैं, अभी इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी, उनको वो सेम अप्रूवल मांगते हैं कि भाई हम आईपीओ लाना चाहते हैं और ये आपके इस एक्सचेंज पे लाना चाहते हैं। जैसे ही वो बीएससी और एनएससी जो उनको ये रेगुलर डॉक्यूमेंट से वो सबमिट करेंगे, तो और उनकी जो लिस्टिंग के रिक्वायरमेंट होगी उन्हें कंप्लाई करेंगे, तो उनको मिल जाएगा। फिर प्राइसिंग द आईपीओ जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, उन बैंकर्स उनको मदद करते हैं कि मार्केट कंडीशन से हिसाब से जो प्राइस बैंड आप देखते हो, फॉर एग्जांपल 350 टू 380 या तो 360 टू 390, वट एवर प्राइस बैंड राइट आईपीओ का, वो इन्हें वो मार्केट कंडीशंस और उनके फाइनेंशियल और सबको देख के डिसाइड करते हैं। तो ये प्राइसिंग है। फिर आता है एप्लीकेशन फॉर बिड्स। अभी इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप सबको पता ही होगा कि इसमें 3 दिन मोस्टली होते हैं, कभी कभार छुट्टियां होती है तो हॉलीडेज होते हैं, तो 5 डेज होते हैं। ये एक स्पेसिफिक पीरियड है, इसमें आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। आपका जब मन करे तब आप अपने ब्रोकर या तो जिसमें भी आपका अकाउंट है, जीरोदा, अपस्टॉक्स, ग्रो, एंजल ब्रोकिंग और धन या तो वॉट एवर जो भी आपका ब्रोकर है, उसमें लॉग इन करके ये 3 डेट्स के बीच में कभी भी आप अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हो, बी इट डे नाइट, इससे डजेंट मैटर, ठीक है। जैसे ही आपने रिक्वेस्ट डाला, आपको एक यूपीआई आईडी पूछता है, जिससे आप वो यूपीआई आईडी को यूज करके आप अप्लाई कर सकते हैं, और फिर उस पर आ जाता है आपका मैंडेट, और फिर आप उसको अप्रूव करोगे और फिर आप अप्लाई कर दोगे। अभी इसमें एक कैच है कि हर एक आईपीओ आप यूपीआई से नहीं भर सकते। तो आईपीओ अप्लाई करने में जो कैटेगरीज होती है वो क्या होती है, और वो सब की मैं आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही लंबा खिंच जाएगा। बट अभी के लिए ऐसा समझो कि ये 3 दिन में आप कभी भी अप्लाई करो, रिक्वेस्ट आ जाएगी, आप एक्सेप्ट कर लो, और अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो, और फिर आप अप्रूव कर दो, आप अप्लाई हो गया, ठीक है। और फिर उनकी एक अलॉटमेंट डेट भी दी जाती है, तो जब भी अलॉटमेंट डेट होती है तो वो दिन पे अलॉटमेंट आता है। अभी इसमें भी दो चीज़ें हैं कि अगर कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है, राइट, तो वो शेयर्स जो होलोकेट होते हैं वो या तो प्रोपोर्शनेट होते हैं या तो बाई लॉटरी होते हैं। अभी ये कैसे है वो भी आरएचपी में लिखा होता है, तो जो आरएचपी है उसमें लिखा होगा कि कौन से कैटेगरी में कैसे शेयर्स का अलॉटमेंट होगा, प्रपोर्शनेट किस में होगा और बाई लॉटरी किस में होगा, तो वो भी आरएचपी में सब डिटेलिंग होता ही है। बट इसको भी मैं डिटेल में समझाऊंगा जब मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आप कैसे अपने आईपीओ के चांसेस बढ़ा सकते हैं उसमें मैं समझाऊंगा। बट अभी के लिए ऐसा समझो कि अगर अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया है, तो इस पर आरएचपी या तो प्रोपोर्शनेट या तो लॉटरी के बेसिस पे आपको अलॉटमेंट मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही अलॉटमेंट मिल गया वही दिन आपका, मोस्टली ये क्या होता है, लास्ट डे जो होता है उसके बाद नेक्स्ट डे को रात को ही आपको अलॉटमेंट पता चल जाता है। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, लास्ट डे को आपको आपकी जो यूपीआई रिक्वेस्ट है, आप अगर एज ए रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी जो यूपीआई रिक्वेस्ट है वो 5 बजे से पहले, 5 बजे से पहले अप्रूव कर देनी, ठीक है। 5 बजे के बाद नहीं करनी, ठीक है। तो जिस दिन अलॉटमेंट हुआ नेक्स्ट डे नाइट को, तो आपका आप वही दिन, जो दिन अलॉटमेंट डिसाइड हुआ वही दिन आपके खाते में शेयर आ जाएंगे, जो अगर आपका एनएसडीएल में है अकाउंट तो उसमें, या तो सीडीएसएल में है तो उसमें। और फिर लिस्टिंग डे के दिन आप उस शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं। और फिर पोस्ट आईपीओ कंप्लाइंसेस तो आप सबको पता ही है, क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स देने पड़ते हैं, गवर्नमेंट कंप्लाइंस फॉलो करना पड़ता है पीरियोडिकली, सेबी को स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ बातें चीतें करनी रहती है। तो ये पूरी डिटेल, क्या आईपीओ होता है और उसकी क्या प्रोसेस होती है आईपीओ लाने की, उस पे था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है, और प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।